हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू फुल स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th के बिहार बोर्ड फिजिक्स अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये है सबसे के पार्ट 14 वीडियो। यदि आप इसे प्रीवियस वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, आप वहाँ पे सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग कवर करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। इससे प्रीवियस वीडियो में जो था हमारा पार्ट 13 वीडियो, उसमें हम लोग कवर कर लिए थे इसके जो आगे वाला क्वेश्चन, जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो हम लोग कवर कर लिए थे। तो चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं। अर्थात अपसारी और समांतर और अभिसारी ये तीनों किरण पुंज हैं। तो ये तीनों किरण पुंज किसे कहते हैं, तीनों को परिभाषा हमको यहाँ पे देना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देंगे अपसारी किरण पुंज का, क्यों पहले दिया है यहाँ पे अपसारी, नेक्स्ट देंगे समांतर का और फिर नेक्स्ट देंगे अभिसारी का। तो देखिए, अपसारी किरण पुंज हम किसे कहते हैं, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, परिभाषा इसका है कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई जाती है, एक बिंदु स्रोत से। देखिए, जैसा कि यहाँ पे मैंने कोई एक बिंदु ले ली और एक बिंदु से जो प्रकाश की किरण जाएगी वो पूरा फैलती हुई चली जाएगी, तो इसी को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। अब हम नेक्स्ट देखते हैं समांतर किरण पुंज। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। ओके, तो देखिए, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है या फैलती हुई चली जाती है उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया है, एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर फैलती हुई चली जाती है तो उसे हम बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो देखिए, यहाँ पे है हमारा एक बिंदु स्रोत पर प्रकाश आकर के क्या होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। एक बिंदु है यहाँ पे और प्रकाश जो आ रही है वो प्रकाश आती है यहाँ पे और लग रहा है कि मिलती हुई प्रतीत हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। ये सभी के बारे में मैंने आपको चैप्टर में डिस्कस किए थे और वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझे भी थे। अब देखिए, इसमें जो नेक्स्ट हमारा था उसमें था कि समांतर किसे कहते हैं, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो देखिए, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे किरण के समांतर होती है। मान लीजिए मेरा फर्स्ट किरण है तो और जो किरण होगी वो एक दूसरे की क्या होगी, समांतर में होगी, अर्थात समान अंतर में होगी, तो उसे हम बोलेंगे समांतर किरण पुंज। ओके, तो ये थी हमारी फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थ में अंतर स्पष्ट करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ, इस तीनों पदार्थ में हमें अंतर बताना है। तो देखिए, पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थ में निम्नलिखित प्रमुख अंतर है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने लिख दी पारदर्शी और सेकेंड में फिर लिख दी पारभासी और फिर इसका जो थर्ड था उसमें मैंने लिख दी अपारदर्शी। इसी तरीके से आपको इसका आंसर देना है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट नंबर जो है हमारा अपारदर्शी पदार्थ का क्या है कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है वे पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहलाते हैं। जैसे कि हो गया कांच, हो गया पानी, हो गया तथा हवा इत्यादि, ये सब क्या हो गए, पारदर्शी पदार्थ हो गए, जिनसे होकर हम प्रकाश को आसानी से आर पार कर जा सकता है और आर पार उसे हम देख सकते हैं। तो वो हो गए हमारे पारदर्शी पदार्थ। अब देखिए, इसका जो सेकेंड था वो क्या था, हमारा पारभासी। तो देखिए, पारभासी अब हम किसे कहेंगे, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार कर सकता है परंतु स्पष्ट रूप से नहीं, उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए, घिसा हुआ कांच तथा तेल लगा हुआ कागज, आँख की पलक, रक्त, दूध इत्यादि, ये सभी जो पदार्थ हैं ये सभी हमारे हो गए
पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से हम उस पदार्थ को नहीं देख सकते हैं, तो वो हो गए हमारे पारभासी पदार्थ। यहाँ पे उसका एग्जाम्पल भी दिया गया है। अब देखिए मैं देख लेती हूँ अपारदर्शी पदार्थ। तो अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार नहीं कर जाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ, ओपेक मटेरियल कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है लकड़ी, लोहा, पत्थर, पेंट इत्यादि। इसमें और सभी हो सकते हैं। तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार नहीं कर सकते उसे हम बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। तो यही थी हमारी पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ तथा पारभासी पदार्थ में अंतर। ये तीनों में डिफरेंट हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि तीनों में अंतर बताने के लिए, तो मैंने एक एक करके अंतर बता दी। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब देखिए हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें बोला गया है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। तो देखिए यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। फर्स्ट नियम होते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये है हमारा फर्स्ट नियम। सेकंड नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात कोण I बराबर होते हैं कोण R का। यही थी हमारी प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें बोला गया है कि वास्तविक और आभासी, आभासी को हम लोग काल्पनिक भी बोलते हैं, तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो देखिए वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित प्रमुख अंतर है। तो अंतर जब ये बोले तो फर्स्ट हमें यहाँ पे एक लकीर खींच देना है और दोनों तरफ जो प्रतिबिंब हमें जो वस्तु को अंतर बोल रहा है बताने के लिए वो वस्तु हम यहाँ पे नाम लिख देंगे। तो फर्स्ट है हमारा क्या? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक में अंतर बताना है। तो फर्स्ट में मैंने लिख ली वास्तविक प्रतिबिंब और सेकंड में मैंने लिख ली काल्पनिक प्रतिबिंब। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसी का परिभाषा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये थी हमारी वास्तविक प्रतिबिंब का फर्स्ट पॉइंट कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलेगी उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और जस्ट इसका उल्टा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब में किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये दोनों का था फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए सेकेंड पॉइंट में क्या दिया गया है कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं उसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ ये थी हमारी इसका काल्पनिक प्रतिबिंब का सेकेंड पॉइंट। अब देखिए थर्ड पॉइंट है कि वास्तविक प्रतिबिंब को हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ये तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन जो हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब है ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो यही थी हमारी 3 अंतर वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। अर्थात समतल दर्पण से जो हमारा प्रतिबिंब बनता है उनमें हमें 3 विशेषताओं को लिखना है। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता निम्नलिखित प्रमुख है। फर्स्ट है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो समतल दर्पण में जो हमारे प्रतिबिंब होते हैं वो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। सेकंड है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होते हैं, अर्थात जितना दूरी पर हमारी वस्तु रहती है उतना ही दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी। अब देखिए इसका जो थर्ड पॉइंट है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, अर्थात जैसा हमारा वस्तु रहता है उसी प्रकार के हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 5। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है, दोनों दर्पण में हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए अवतल तथा उत्तल दर्पण में निम्नलिखित प्रमुख अंतर है। ये रही हमारी अवतल दर्पण और ये रही हमारी उत्तल दर्पण। तो पहले हम देख लेते हैं अवतल दर्पण का जो फर्स्ट पॉइंट है। अवतल दर्पण के परावर्तक सतह धंसी हुई होती है, अर्थात जो हमारा दर्पण अवतल रहता है उसका जो परावर्तक सतह रहता है
वो सतह हमारी धसी हुई होती है, जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो ये हमारी धसी हुई होती है, उसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण। और जस्ट इसका विपरीत है उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह उभरी हुई होती है, अर्थात जो उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो परावर्तक सतह है ये क्या है, उभरा हुआ भाग है। तो ये थी हमारी फर्स्ट, इसका जो डिफरेंट था वो फर्स्ट अंतर था। अब देखिए इसका जो सेकेंड है, अवतल दर्पण में वास्तविक तथा आभासी काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में हमारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो प्रतिबिंब आभासी भी प्राप्त होता है और वो प्रतिबिंब वास्तविक भी प्राप्त होता था, तो दोनों प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब, आभासी को हम लोग काल्पनिक भी बोलते हैं, तो उत्तल दर्पण में हमारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। अब देखिए इसका जो थर्ड पॉइंट है, अवतल दर्पण में तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, बड़ा, छोटा तथा बराबर। जो हमारे अवतल दर्पण होते हैं उनमें बड़ा प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब तथा बराबर तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। लेकिन जो हमारे उत्तल दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ये थी हमारी थर्ड, इसका जो डिफरेंट था, अंतर थर्ड था। अब देखिए मैं इसका देख लेती हूँ 4 पॉइंट वाला। 4 पॉइंट इसका है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति वस्तु के आकार पर निर्भर करता है, अर्थात जो हमारा दर्पण अवतल होती है उसमें हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो वस्तु के हिसाब से प्राप्त होता है, अर्थात वस्तु कहाँ पे रखना है उसका प्रतिबिंब भी डिफरेंट बनता है। क्योंकि अवतल दर्पण में हम पता है कि अवतल दर्पण में तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा ही बनता है। इस पर जो हमारा प्रतिबिंब है वो वस्तु पर डिपेंड नहीं करता कि वस्तु कहाँ पे रखना है, उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा और वास्तविक ही प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये थी हमारी अवतल तथा उत्तल दर्पण में डिफरेंट। यदि आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए फिजिक्स बाय बबीता, वहाँ पे आपको सारा वीडियोज मिल जाएगा, आप वहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आपका क्या तात्पर्य है, अर्थात गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है उसकी क्या परिभाषा हम लोग दे सकते हैं। तो देखिए गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या कहते हैं और जिसे r से सूचित किया जाता है, अर्थात जो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है उसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, अर्थात कैपिटल R से सूचित करते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये देखिए हमारा जो वक्रता केंद्र है ये जिसे हम R से डिनोट किया गया है यहाँ पे, तो इसे ही हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब हमारे 8 नंबर क्वेश्चन में दिया उत्तल दर्पण में, तो दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल, उत्तल या समतल। तो हमें यहाँ पे 3 दर्पण दिया गया है और इसमें हमें बताना है कि किस दर्पण में केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे अवतल दर्पण का। तो देखिए अवतल दर्पण में हमें तीनों प्रकार के प्रतिबिंब मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया कि केवल हमें काल्पनिक प्रतिबिंब ही चाहिए। तो अवतल दर्पण में तो तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अब देखिए उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में तो हमें काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनते हैं और समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी, अर्थात जितना दूरी पर हमारी वस्तु होती है उतना ही दूरी पर हमारा प्रतिबिंब होता है, लेकिन उसमें भी हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। तो देखिए समतल दर्पण तो होगा ही नहीं, अवतल दर्पण तो वो भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के लिए आईने के रूप में क्यों किया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है वो वाहनों के पीछे देखने के लिए साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर होगा कि उत्तल दर्पण में स्कूटर, मोटर कार तथा बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में पीछे देखने के लिए आईने के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि वे किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो उत्तल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा तथा सीधा बनता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कार तथा बस इत्यादि में वाहनों में पीछे देखने के लिए आईने के रूप में किया जाता है। ओके, तो ये थी हमारी 9 नंबर क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारा
10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि F बराबर R/2 होता है। अर्थात हमें दर्पण में अवतल दर्पण में सिद्ध करना है कि F बराबर R/2 अर्थात जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही हमें यहाँ पे प्रूव्ड करना है। तो देखिए इसे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने एक होता है दर्पण सूत्र वो भी मैंने प्रूव्ड कर दी हूँ वहाँ पे, और एक होता है आवर्धन सूत्र M बराबर -V/U वो भी मैंने वहाँ पे सिद्ध कर दी हूँ। और ये भी जो फॉर्मूला है यहाँ पे F बराबर R/2 तो ये भी मैंने इसे प्रीवियस वाले वीडियो में सिद्ध कर दी थी, आप वहाँ पे देख सकते हो। तो देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का निर्धारण स्वच्छ किरण आरेख खींचकर करें। यहाँ पे देखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु अर्थात हमें जो वस्तु रखना है अवतल दर्पण में वो वस्तु रखना है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। जैसा कि यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बनाई हूँ अवतल दर्पण का। देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक अवतल दर्पण बना ली हूँ। अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो रंगा हुआ होता है। तो मैंने अवतल दर्पण का ये जो उभरा हुआ भाग है इसको कलई कर दी हूँ, रंगाई कर दी हूँ। अब देखिए वस्तु को रखना है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो देखिए ये हुई इसकी फोकस और ये हुई इसकी वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र की इधर जितनी भी दूरियां होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। तो मैंने यहाँ पे रख दी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ये रही वक्रता केंद्र और ये रही इधर अनंत। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच मैंने वस्तु को रख दी। अब वस्तु को रखने के बाद इसका प्रतिबिंब हमें एक स्वच्छ किरण आरेख खींचकर स्वच्छ प्रतिबिंब बनाना है। तो देखिए इस वस्तु का मैंने एक प्रतिबिंब बनाई हूँ। आपको पता होगा मैंने किरण आरेख में आपको बताई थी कि जब हम कोई आपतित किरण को प्रधान अक्ष के समांतर, ये जो है अवतल दर्पण का ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है जिसे हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है। तो देखिए इसका फोकस यहाँ पे है। तो जब कोई किरण इससे ये है प्रधान अक्ष इसी की समांतर आती है आपतित किरण, तो दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन होने के बाद ये जो परावर्तन होती है तो ये कहाँ से जाती है, एफ से होकर के जाती है। तो मैंने ये किरण को एफ से होकर ये चली गई। उसके बाद मैंने एक किरण ली हूँ वक्रता केंद्र के दिशा में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारी किरण है ये किसके दिशा में है, यहाँ पे है वक्रता केंद्र, इसी की दिशा में ये हमारा किरण है। तो आपको पता होगा जब कोई किरण आपतित किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आती है तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस पथ से आती है उसी पथ पर से वापस चली जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये वक्रता केंद्र है और वक्रता केंद्र पर से जो किरण आई है ये उसी पथ पर से वापस चली गई है। अब देखिए मैंने यहाँ पे दो किरण ली थी, एक तो ये थी फर्स्ट और ये किरण थी सेकेंड। अब जब दोनों किरण जहाँ पे परावर्तित होकर गई है और परावर्तित होने के बाद जहाँ पर प्रतिच्छेद हुआ है दोनों रेखा इसका जो परावर्तन कोण है इसका देखिए ये हमारी आपतित किरण है और ये हमारी परावर्तित किरण है। तो जब दोनों किरण का जो परावर्तित किरण है वो जहाँ पे प्रतिच्छेद की है तो वहाँ पे बना मेरा प्रतिबिंब। तो ये रहा मेरा प्रतिबिंब। अब मैंने वस्तु का नाम यहाँ पे डिनोट कर दी हूँ ए और यहाँ पे बी, और जो हमारा प्रतिबिंब है इसका नाम है ए डैश और बी डैश। और ये तो आपको पता है ये हो गया इसका फोकस और ये हो गई वक्रता केंद्र, और ये जो बिंदु है इसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस अर्थात जिसे हम इंग्लिश में पोल बोलते हैं, ध्रुव। तो ये थी हमारी एक स्वच्छ किरण आरेख। अब देखिए इस प्रतिबिंब में जो डायग्राम है इसमें से जो क्रिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिख दी हूँ कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। अर्थात जब ये हमारा प्रतिबिंब प्रधान अक्ष से नीचे की ओर बनेगी तो वो प्रतिबिंब हमेशा मेरा उल्टा ही होगा, उल्टा होगा तो वास्तविक होगा। अब देखिए प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, देख लीजिए आप यहाँ पे हमारा ये जो वस्तु है ये बड़ा है और इसका जो प्रतिबिंब बना है ये प्रतिबिंब छोटा बना है। उसके बाद देखिए प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। तो ये हमारी वक्रता केंद्र है और ये है हमारी फोकस। तो प्रतिबिंब जो बनता है ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। तो यही कह रहा था हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जब हम कोई वस्तु को रखेंगे तो उसका एक प्रतिबिंब का निर्धारण करने के लिए उसका एक स्वच्छ किरण आरेख भी बनाने के लिए तो मैंने बना ली। अब हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है
कि निम्नलिखित चित्र 1.36 के किरण आरेखों को पूरा कर प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करें। यहाँ पे देखिए ये हमारा चित्र है 1.36। इसमें हमारा एक किरण आरेख दो दिया गया आपके बुक में, ए और बी। तो इन दोनों किरण आरेखों को देखिए यहाँ पे एक सिर्फ और सिर्फ वस्तु को रखा गया है। वस्तु को कहाँ रखा गया है? जो फर्स्ट के लिए है वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच यहाँ पे वस्तु को रखा गया है। अब हमें इसका प्रतिबिंब बनाना है, अर्थात इसका जो किरण आरेख है वो पूरा किरण आरेख को करना है। तो देखिए मैंने फर्स्ट ले ली हूँ ए के लिए, यहाँ पे देखिए मैंने ले ली हूँ ए के लिए। अब ए के लिए जो हमारी किरण आरेख होगी, जैसा यहाँ पे आपके बुक में दिया गया था वैसा ही मैंने यहाँ पे एक अवतल दर्पण बना ली हूँ, और उसके बाद ये रहा अवतल दर्पण की फोकस और ये रही इसकी वक्रता केंद्र। अब देखिए यहाँ पे जो वस्तु है वो वस्तु को रखा गया है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो मैंने भी वस्तु को रख दी है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, मैंने ये वस्तु को रख दी जिसका नाम है ए और बी। फिर उसी तरीके से प्रधान अक्ष के समांतर एक आपतित किरण आई है और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गई है, अर्थात ये परावर्तित हो गई, लौट गई। उसके बाद मैंने एक और किरण ली हूँ, वो ली हूँ फोकस की दिशा में। तो देखिए फोकस की दिशा में जो किरण आपतित होती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर ही निकल जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये दर्पण, ये जो किरण आई है फोकस की दिशा में, ये दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर ही निकल गई है, अर्थात इसका परावर्तित हो गया है। तो अब देखिए यहाँ पे जो दोनों किरण गई है वापस जब लौटी है तो ये दोनों किरण यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, अर्थात यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे मेरा प्रतिबिंब बन गया। वस्तु का नाम है ए बी और प्रतिबिंब का नाम है ए डैश और बी डैश। तो ये था हमारा जो क्वेश्चन में बोल रहा था कि किरण आरेख को पूरा करके प्रतिबिंब का स्थान भी निर्धारित करना था, कि अर्थात जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो प्रतिबिंब कैसा बना है। तो देखिए हमारा जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा है। जब ये प्रधान अक्ष ये रहा और प्रधान अक्ष से नीचे की ओर दूरियां जो होती है, जो हमारा प्रतिबिंब होती है वो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होती है। तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक और उल्टा है और प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बड़ा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे वस्तु रख दी और यहाँ पे इसका जो प्रतिबिंब बना है ये प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के अपेक्षा क्या है? बड़ा है। उसके बाद देखिए प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच बनता है। तो जो हमारा प्रतिबिंब है ये है वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र के इधर की सभी दूरियां जो होती है वो हमारी सभी दूरियां अनंत पे होती है। तो देखिए ये रहा अनंत और ये रहा हमारा वक्रता केंद्र। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है। तो ये थी हमारी ए के लिए जो हमारा डायग्राम था, वो ए के लिए हमारा डायग्राम क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं बी के लिए। अब देखिए बी के लिए जो डायग्राम है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बी में जो हमारा वस्तु है उस वस्तु को रखा गया है वक्रता केंद्र पर। तो उसी तरीके से यहाँ पे मैंने एक अवतल दर्पण बनाई हूँ। उसके बाद ये रहा इसका फोकस और ये रही इसका वक्रता केंद्र और ये है इसका ध्रुव अर्थात पी। तो देखिए जो वस्तु को रखा गया है बुक में वो है वक्रता केंद्र पर, अर्थात ये जो हमारा वक्रता केंद्र है इसी पर मैंने वस्तु को रखी है। तो देखिए आपतित किरण जो हमारी गई है वो प्रधान अक्ष के समांतर मैंने एक आपतित किरण ली हूँ और दर्पण से जो परावर्तन के बाद फोकस से होकर वो आपतित किरण चली गई। फिर उसके बाद मैंने एक और किरण ले ली हूँ, वो है फोकस की दिशा में। और जब फोकस की दिशा में कोई किरण आती है, आपतित होती है, तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद फिर प्रधान अक्ष के समांतर ही निकल जाती है। तो देखिए यहाँ पे जब दोनों किरण वापस चली गई है तो दोनों किरण यहाँ पे परावर्तित हुई है, परावर्तित होने के बाद जहाँ पे दोनों किरण मिली है तो वहाँ पे मेरा प्रतिबिंब बन गया। तो देखिए वक्रता केंद्र पर ही मैंने वस्तु को रखी थी और जो मेरा प्रतिबिंब बना है वो भी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बना है। अर्थात हम लोग ने किरण आरेख में डिस्कस किए थे कि जब कोई वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे उसका जो प्रतिबिंब है ये वक्रता केंद्र पर ही बना है। यहाँ पे वस्तु का नाम है ए बी और जो प्रतिबिंब है उसका नाम है ए डैश और ये बी डैश, और ये जो सी है ये यहाँ की ये जो बिंदु है इस बिंदु का नाम है सी अर्थात वक्रता केंद्र। तो अब देखिए जो हमारा प्रतिबिंब का स्थान भी निर्धारित करना था, तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। नीचे की ओर बना तो वास्तविक है उल्टा है। प्रतिबिंब वस्तु से बराबर बनता है, अर्थात जो हमारा वस्तु है वस्तु के बराबर ही हमारी प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद देखिए प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर बनता है। मैंने वस्तु को सी पर रखी, उसके बाद उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बना। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 12। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की ओर। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में है स्पष्ट किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण में आभासी को काल्पनिक बोलते हैं, तो आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब का बनना दिखाएं।
एक हमारा अवतल दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब बनना चाहिए हमारा आभासी तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनना चाहिए, अर्थात वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है इस प्रकार प्रयुक्त अवतल दर्पण का एक व्यवहारिक उपयोग भी बताए, अर्थात पहले तो हमें एक डायग्राम बनाना है, किरण आरेख बनाना है, फिर उसके बाद अवतल दर्पण का एक उपयोग भी लिखना है। तो सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे डायग्राम बनाई हूँ जो कि अवतल दर्पण का है। ये है इसका ध्रुव P और फिर ये है इसका फोकस और ये है इसका वक्रता केंद्र अर्थात C। इसमें हमें बोला गया है, कंडीशन दिया गया है कि जो प्रतिबिंब है वो आभासी होना चाहिए और आवर्धित प्रतिबिंब होना चाहिए। तो देखिए आभासी प्रतिबिंब कब होता है? जब वस्तु के सापेक्ष जैसा वस्तु है वैसा ही हमारा प्रतिबिंब बनता है, तो वो प्रतिबिंब हमारा जो होता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक वस्तु रख दी, आपको मैंने जब अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब बता रही थी उसमें हमारा फर्स्ट कंडीशन यही था। जो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है आपको, यही डायग्राम मैंने उस दर्पण के जो प्रतिबिंब बना रहे थे वहाँ पे भी बनाई थी। तो देखिए यहाँ पे ये है F और ये है C, और फिर यहाँ पे मैंने F और P अर्थात ध्रुव और F के बीच, फोकस के बीच मैंने वस्तु को रखी। उसी तरीके से मैंने एक आपतित किरण ली हूँ प्रधान अक्ष के समांतर इस तरीके से, और वो दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर के गुजर गई है। अब देखिए ये जब F से होकर गुजरी है तो ये इसका जो आभासी होगा वो आभासी पीछे की ओर होगा, अर्थात दर्पण की जो पिछला भाग है उसी ओर होगा। तो मैंने उसकी ओर और जो हमारा ये जो लाइन है इसको मैंने और ड्रॉ कर दी है, आगे बढ़ा दी है। उसके बाद मैंने जो इसका जो सेकेंड किरण ली हूँ वो ली हूँ वक्रता केंद्र की दिशा में, जैसा कि आपको यहाँ पे देखिए ये है हमारा वक्रता केंद्र, इसी की दिशा में मैंने एक किरण ली हूँ। तो इसी के जब वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित कोई किरण होती है तो वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है, अर्थात ये जब हम वक्रता केंद्र की दिशा में जो किरण लाए हैं ये दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर से फिर वापस लौट गई है, लेकिन इसका जो आभासी होगा वो दर्पण के पीछे की ओर होगा। अब देखिए जब दोनों किरण परावर्तित होकर लौटी है तो इसका जो दोनों जो जहाँ पे प्रतिच्छेद की है रेखाएं को, तो देखिए यहाँ पे की है, अर्थात यहाँ पे मेरा प्रतिबिंब बना है। तो यहाँ पे वस्तु का नाम है ए बी और फिर उसी तरीके से जो हमारा प्रतिबिंब है उसका नाम है ए डैश बी डैश। तो ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। अब हमें इसका एक उपयोग लिखना है कि अवतल दर्पण का एक उपयोग लिखना है। तो अब इसमें देखिए हमारा प्रतिबिंब जो बोल रहा था वो क्या बोल रहा था? आवर्धित अर्थात वस्तु से बड़ा। तो देखिए एब्सोल्युटली यहाँ पे देखिए जो हमारा वस्तु है वो छोटा है और इसका जो प्रतिबिंब बना है वो क्या है? बड़ा प्रतिबिंब बना है। उसके बाद यहाँ पे बोला था आभासी होना चाहिए, तो वस्तु भी हमारा जो प्रतिबिंब है वो भी आभासी है। यदि प्रतिबिंब प्रधान अक्ष से नीचे की ओर बनता तो हमारा प्रतिबिंब वास्तविक रहता। अब इसका एक उपयोग देख लीजिए कि अवतल दर्पण का एक व्यवहारिक उपयोग निम्नलिखित है। अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये थी हमारी अवतल दर्पण की एक फर्स्ट उपयोग, यहाँ पे बोला था तो हमने एक उपयोग भी लिख दी। उसके बाद ये हमारा था 13 नंबर क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारे देखिए इसका जो 14 नंबर क्वेश्चन में है उसमें दिया गया है यदि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की सहायता से सीधा प्रतिबिंब बनना हो तो दर्पण से वस्तु की दूरी का जो परास है क्या होनी चाहिए, अर्थात उसका व्यास क्या होनी चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक तो हमें पूछ रहा है उसका परास क्या होगा और सेकंड पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, अर्थात जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगी और कैसा बनेगी। उसके बाद प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा, इस परिस्थिति में प्रतिबिंब के बनने की क्रिया को दर्शाने के लिए एक किरण आरेख खींचे, अर्थात एक हमें किरण आरेख भी खींचना है कि जो हमारा वस्तु है, वस्तु से हमारा जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से बड़ा है या छोटा है, इसको दर्शाने के लिए किरण आरेख खींचना है। और किरण आरेख खींचने से पहले हमें ये बताना है कि जो हमारी वस्तु है उस वस्तु को हम एक अवतल दर्पण की सहायता से जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की दूरी अर्थात परास क्या होगी जब हम वस्तु को 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखेंगे, और सेकंड कि प्रतिबिंब हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति कैसा होगी। तो देखिए इसका जो आंसर है वो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव और फोकस के बीच में हो तो उस वस्तु का सीधा और आवर्धित आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जब हम वस्तु को रखते हैं ध्रुव और फोकस के बीच
तब उसका प्रतिबिंब हमें सीधा होता है, आवर्धित होता है तथा आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो यहाँ पे पूछा गया था हमारा क्वेश्चन में कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो जो प्रतिबिंब है उसकी जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, आभासी, आवर्धित और दर्पण के पीछे बनता है। उसके बाद उपयुक्त परिस्थिति में जो हमारी वस्तु दूरी है अर्थात ध्रुव से लेकर के जो यहाँ पे वस्तु रखे हैं उसका दूरी 0 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। प्रतिबिंब आभासी, काल्पनिक, आभासी को हम लोग काल्पनिक बोलते हैं। तो जो प्रतिबिंब है वो हमारी आभासी होगा और वह वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होगा। अब ये हमारी क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ पे बोला है एक डायग्राम भी बनाने के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी बना ली हूँ। देखिए एक अवतल दर्पण है यहाँ पे और फिर यहाँ पे उसका पी है अर्थात फोकस, और यहाँ पे है इसका वक्रता केंद्र और यहाँ पे है इसका पी। अब हमें जो क्वेश्चन में दे रखा था कि जो हमारे प्रतिबिंब है, वस्तु से जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब आवर्धित होना चाहिए अर्थात बड़ा प्रतिबिंब होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने वस्तु को रख ली हूँ P तथा F के बीच। जब हम वस्तु को P तथा F के बीच रखेंगे, ध्रुव तथा फोकस के बीच, तभी उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। तो फिर उसी प्रकार से मैंने एक किरण लाई हूँ, आपतित किरण, और वो दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर गई है। इसका जो आभासी होगा वो पीछे की ओर होगा। तो मैंने पीछे की ओर ये किरण को मिला दी हूँ। उसके बाद एक किरण मैंने ले ली हूँ वक्रता केंद्र की दिशा में, और फिर इस किरण को मैंने उसी दिशा पर, वक्रता केंद्र की दिशा में जो किरण आती है वो उसी दिशा में लौट जाती है, लेकिन इसका जो आभासी होगा वो पीछे की ओर होगा, दर्पण से पीछे की ओर। अब दोनों किरण जहाँ पे मिली है वो इसका हो गया प्रतिबिंब। तो वस्तु का नाम है AB और प्रतिबिंब का नाम है A' और B'। तो यही हमारी एक किरण आरेख यहाँ पे खींचना था। तो 14 नंबर जो हमारा क्वेश्चन था 14 नंबर वो कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट करें कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी। तो किरण आरेख से हमें स्पष्ट करना है कि जो उत्तल दर्पण होते हैं उसमें हमारा प्रतिबिंब कहाँ, कैसा और कैसा बनता है प्रतिबिंब, ये हमें एक उत्तल दर्पण में किरण आरेख की सहायता से हमें दिखाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बना ली हूँ एक उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो धंसा हुआ भाग होता है वो रजतित होता है, अर्थात जो धंसा हुआ भाग होता है वो पॉलिश किया होता है। तो देखिए धंसा हुआ भाग को मैंने पॉलिश कर दी, तो ये हमारा बन गया एक उत्तल दर्पण। और इसमें हमें जो वस्तु को रखे हैं वो वस्तु रखे हैं ध्रुव तथा अनंत के बीच। ये रहा ध्रुव और ये रहा अनंत। तो ध्रुव तथा अनंत के बीच में मैंने वस्तु रख दी हूँ, और फिर उसी प्रकार से जैसा कि मैंने अवतल दर्पण में की थी, यहाँ पे है फोकस और यहाँ पे है इसका वक्रता केंद्र C। अब मैंने वस्तु यहाँ पे रख दी हूँ, तो उसी प्रकार से जो हमारा आपतित किरण है वो प्रधान अक्ष के समांतर ही आएगी। तो जो हमारी आपतित किरण होती है वो जो प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर जाती है। ये है हमारा उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में हमारी जो किरण होती है वो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए यहाँ पे ये आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर तो आई है, आपतित हुई है, लेकिन दर्पण से परावर्तन के बाद वापस लौट गई है, लेकिन इसका जो आभासी होगा वो कहाँ होगा, F पर होगा। क्योंकि उत्तल दर्पण में जो हमारा किरण परावर्तित होती है प्रधान अक्ष के समांतर आती है जो किरण, और परावर्तन के बाद वो F से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे इसका जो आभासी होगा मैंने यहाँ पे मिला दी। उसके बाद मैंने एक और किरण ले ली हूँ, वो ली हूँ वक्रता केंद्र की दिशा में। तो देखिए ये जो हमारा किरण है ये वक्रता केंद्र की दिशा में किरण है, और फिर वो किरण उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ये बात तो आपको पता ही है कि जब कोई किरण को वक्रता केंद्र की दिशा में लाते हैं तो वह उसी पथ पर लौट जाती है। इसका आभासी यहाँ पे है। तो अब देखिए जो हमारा दोनों प्रतिबिंब जहाँ पे मिला है यहाँ पे उसका प्रतिबिंब यहाँ पे मिला है। तो देखिए वस्तु का जो हमारा नाम है AB और इसका जो प्रतिबिंब है वो है A' और B'। अब हमें बनाना है कि जो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो देखिए प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा बनता है। तो मैंने आपको बताई थी कि यदि वस्तु जैसा है वैसा ही प्रतिबिंब बने तो वो प्रतिबिंब हमारा सीधा होगा अर्थात काल्पनिक होगा। दर्पण के जो पीछे बनेगा तब हमारा वो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। ओके, अब देखिए इसका सेकेंड पॉइंट है प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वस्तु है, वस्तु से जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो प्रतिबिंब तो छोटा ही है, तो इसीलिए यहाँ पे होगा जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से छोटा बनता है। उसके बाद प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। ये रहा हमारा ध्रुव जिसे हम P से डिनोट करते हैं, पोल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। तो ये रहा हमारा P और ये रहा F। तो P तथा F के बीच प्रतिबिंब बनता है ध्रुव तथा फोकस के बीच। तो ये थी हमारी 15 नंबर क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आप देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि कल्पना कीजिए कि आप एक चमकीले कागज से ढके बेलनाकार खंभे के सामने खड़े हैं। इस प्रकार बने बेलनाकार दर्पण में आप अपना किस प्रकार के प्रतिबिंब देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा प्रतिबिंब है वो यहाँ पे कोई प्रतिबिंब का बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे बात ये है कि आप एक खंभे है, एक जो खंभा है वो खंभा है चमकीला कागज से ढके हुए एक बेलनाकार खंभा है। उस खंभे के सामने यदि कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब वो किस प्रकार से उस खंभे में देखेगा। तो देखिए इसका आंसर हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि बेलनाकार दर्पण एक तरह से समतल दर्पण और उत्तल दर्पण का संयोजक है। संयोजक मीन्स कॉम्बिनेशन है। जो हमारा बेलनाकार दर्पण होता है वो एक तरह से समतल और उत्तल दर्पण के जैसा होता है। ऊर्ध्वाधरता अर्थात वर्टिकली यह एक समतल दर्पण और क्षैतिज हॉरिजेंटल एक उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा। अर्थात जो हमारा बेलनाकार दर्पण है यह एक समतल दर्पण या नहीं तो उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा। कभी वो ऊर्ध्वाधर अर्थात उल्टा काम करेगा या कभी वो हॉरिजेंटल अर्थात क्षैतिज जिसे हम सीधा बोलते हैं काम करेगा। अतः ऐसे दर्पण में व्यक्ति के प्रतिबिंब की लंबाई व्यक्ति के लंबाई के बराबर ही होगी। जो व्यक्ति की लंबाई है वो वस्तु के लंबाई के बराबर ही होंगी, परंतु व्यक्ति की जो चौड़ाई है विड्थ के प्रतिबिंब शरीर की चौड़ाई से कम होगी। अर्थात जो व्यक्ति की लंबाई है वो लंबाई व्यक्ति की जो व्यक्ति की वास्तविक लंबाई है ये दोनों लंबाई बराबर ही होंगी, लेकिन जो व्यक्ति की चौड़ाई है वो चौड़ाई प्रतिबिंब के चौड़ाई से कम होगी। इसीलिए ऐसे दर्पण में व्यक्ति अपना चेहरा और शरीर पतला दिखाई देगा। जो व्यक्ति है उसका जो चेहरा होगा वो चेहरा जो होगा वो पतला दिखाई पड़ेगा इस बेलनाकार दर्पण में। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था कि जो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन था उसका आंसर आप इस प्रकार से दे सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में जिस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है उनका नाम बताइए। फर्स्ट नंबर है कार के हेडलाइट, सेकेंड है वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के लिए आईने के रूप में, और जो हमारा थर्ड है सी नंबर सौर भट्टी। तो देखिए इन तीनों में हमें कौन सा दर्पण का यूज़ करना है। फर्स्ट जो हमारा था कार के हेडलाइट में, तो कार के हेडलाइट में हमें अवतल दर्पण, हम जो लोग यूज़ करते हैं वो कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं, अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। जो कार का हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। सेकेंड था वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने का आईना। जो वाहन होते हैं उनमें साइड मिरर या पीछे देखने के लिए जो आईने का रूप में प्रयुक्त होता है वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। अब थर्ड था सौर भट्टी। तो सौर भट्टी में जो हमारा जो जिस दर्पण का उपयोग होता है वो दर्पण हमारा होता है अवतल दर्पण। तो यहाँ पे जो हमारा इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर था वो यहाँ पे एंड हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आंकिक प्रश्न के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।